Okay. So, students, hi everyone. I welcome you all on behalf of Empower You team. और जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स आज वेबिनार पे आए हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा जो हमारी गेस्ट स्पीकर है महक स्वामी फॉर कमिंग टू दिस वेबिनार एंड हेल्पिंग अस जो स्टूडेंट है उनको इन्फॉर्म करने के लिए। सो आज का जो वेबिनार है वो है अर्थ साइंस एज अ कैरियर के बारे में। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन महक का बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। महक currently is working as an assistant professor for in Meerut University for geography and remote sensing। इसके साथ साथ महक पीएम ई विद्या मिशन में भी एनसीईआरटी के साथ काम कर रही है और उन्होंने जो यूजीसी नेट की बुक आती है ज्योग्राफी की उसमें को ऑथर कर रखा है अरिहंत पब्लिकेशन के लिए। इसके साथ साथ महक की कुछ और अचीवमेंट्स है जो मेंशन करना चाहूँगा, जैसे वो 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। शी हैज़ अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस डीएस कोठारी अवार्ड फॉर अर्थ साइंस और इस तरीके से बहुत सारी अचीवमेंट्स है महक की। अब इसके साथ जो आज का हमारा वेबिनार है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है उसको मैं कोट करके इस वेबिनार को स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया में जो 14 से 21 एज के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर पूछा जाए कि उनको कौन कौन से कैरियर ऑप्शन के बारे में पता है तो सिर्फ 7% स्टूडेंट इनको ज़्यादा कैरियर के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, नहीं तो 93% स्टूडेंट को सिर्फ 7 कैरियर ऑप्शन के बारे में पता है। वही जो मेजर कैरियर ऑप्शन जो हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाओ या मेडिकल में चले जाओ या मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, लेकिन इसके बियॉन्ड इंडिया में हम देखें तो 250 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन आधे से ज़्यादा क्या मतलब सिर्फ 7% से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है कि 7 से ज़्यादा भी कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं जो एम्पावर यू टीम का ये प्रयास है कि हम लोगों को कैरियर अवेयरनेस दें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि एक बेटर कैरियर सिलेक्शन हर स्टूडेंट ले सके। जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जिनको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है बट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कैरियर है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इवन इस तरीके से जो बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट है उनके लिए डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है बट लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और जब इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो कोई कैसे उस कैरियर पाथ को ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं एम्पावर यू टीम के थ्रू हम इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो और वो उस तरीके से कैरियर सिलेक्शन कर सके। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एम्पावर यू के बारे में और मेंशन करना चाहूँगा कि जो एम्पावर यू है एक एंड टू एंड कैरियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप जाएंगे इस सर्विस को जब आप अवेल करेंगे, जिसमें से पहला हमारा है कैरियर असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट में हम जनरल क्वेश्चंस पूछ के आपके एप्टीट्यूड को मैप करेंगे आपके पर्सनालिटी के हिसाब से और डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो आप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट के बाद आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट मिलेगी। उस ब्रीफ रिपोर्ट को हम 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल कैरियर क्या है। और फिर एक पार्ट है जिसमें कई सारे वेबिनार के थ्रू में एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज का। आज का जो हम वेबिनार कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम जो है जो डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज जैसे कि अर्थ साइंस जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई वेलकम महक, आई वांट टू वेलकम महक स्वामी कि ये जो हमारा पहला टॉपिक है अर्थ साइंस को उस पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें बच्चों को और एक ब्रॉडर पिक्चर हमें अर्थ साइंस एज अ कैरियर के बारे में बताएं। हेलो महक, कैन यू हेयर माय वॉइस? Hear my voice? Yes, thank you so much, Jayender sir. Thank you, Empower You, for inviting me here to speak about earth science in particular, and welcome everyone who is present on board. I am Mehak Swami, as sir introduced about myself. So I am here to talk about earth science as a subject. आफ्टर यू कंप्लीट योर स्कूलिंग एंड यू गो टू कॉलेज तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। सो सर शैल आई स्टार्ट अबाउट द टॉपिक? यस श्योर। Yes, yes, sure. ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ साइंस, जैसे हम इस शब्द से समझ रहे हैं अर्थ साइंस, इट्स अ साइंस अबाउट अर्थ। का मतलब ये है कि अर्थ को कैसे डिस्क्राइब करना। इट्स अ स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ ओशियंस,
ओके, वट एवर यू सी अराउंड अस, द प्लानट वी लिव ऑन इज अर्थ, तो इसके बारे में जानना, इसको डिटेल में जानना अर्थ साइंस हो जाता है। जैसे हम स्कूल में जोग्राफी पढ़ते हैं विच इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ अगेन, वो हम सिर्फ हमारी नॉलेज लिमिट हो जाती है जोग्राफी तक, बट अर्थ साइंस का मतलब है कि हम थोड़ा और एक्सप्लोर करें। वी टॉक अबाउट जोग्राफी, वी टॉक अबाउट जियोलॉजी, हम आजकल एनवायरनमेंट साइंस को भी अर्थ साइंस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट ओशियनोग्राफी, स्टडी ऑफ ओशियंस, ठीक है। We talk about a study of rocks. So earth science is not just limited to geography and humanities, it is a wide subject. कुछ लोग इसको, हम जैसे स्टार्टिंग से जोग्राफी को ह्यूमैनिटीज़ में रखते हैं, बट आजकल लोग थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया है, वी टर्म न्यू थिंग एज अर्थ साइंस, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स भी यूज़ करने लग गए हैं। जैसे हम हमारे क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स और जीपीएस, जो हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम थोड़ी सी एडवांसमेंट की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी को हम ज्योग्राफी के साथ जोड़ लेते हैं, सो उसका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अर्थ साइंसेस, एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट दैट। Okay, so I think there was some net issue from my side, maybe. So I was talking about earth sciences as a career option. So I was talking about geography के साथ भी ज्योग्राफी के साथ भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ज्योग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा इन सब्जेक्ट इट इज़ वेरी मच इन ट्रेंड बिकॉज ऑफ द सो मैनी ऑफ फोकस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एवरीवन ऑन क्लाइमेट चेंज, फोकस ऑफ आजकल बहुत सारे अभी जैसे हम आगे चलेंगे, हम स्कोप देखेंगे इसका, तो हम पता चलेगा कि एवरीडे लाइफ में ज्योग्राफी इतनी कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी क्रूशियल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा विलेज है, उस पे उसको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, या उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है रोड्स की, एजुकेशन की, तो एक सोशल साइंटिस्ट जो है, और साथ में अगर उसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा भी पता हो वहाँ का, थोड़े से उसको सॉफ्टवेयर पता हो कि कैसे पहले यहाँ पे क्या था, विद द एड ऑफ दैट, हेल्प ऑफ दैट, पहले यहाँ पे पानी था या पहले यहाँ पे पानी नहीं था, वो ट्रेंड से जाके वो देख सकता है, या फिर आगे प्रोजेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे कोई भी कैनाल लाने के लिए या कोई भी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए उसको क्या क्या नीड है, क्या क्या उसको जरूरत है। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी क्रूशियल दिस टाइम। So if I talk about what are the colleges where you can get the subject, how do you go about it, what is the criteria needed, then anybody can do it in the undergraduate graduate level. आपको जरूरत नहीं है कि आपने 11th 12th में जो है आपने इसको पढ़ा हो। ऑब्वियसली एवरीबडी प्रेफर्स कि अगर आपने 11th 12th में इसको पढ़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। सो देयर आर टॉप कॉलेजेस ऑफ DU वेयर यू हैव दिस CUET। पहली बार इस साल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट which will be conducted from this year onwards, which will be uniform for all the subjects, and so you can give the entrance for geography. Geography honors is there available as a subject. Then you have geology honors, which is again available as a subject. You have geology in other universities except from DU as well. We have AMU in India. You have IIT BHU. You have a lot of other colleges. You have some engineering colleges which are giving this in BSc level. So अगर कोई हमसे पूछे फिर ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या फर्क है, तो ज्योग्राफी एनकम्पासेस अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर इट। इन फॉर एग्जांपल उसमें काफी चीजें कवर हो जाती हैं। उसके अंदर हम क्लाइमेट भी समझ सकते हैं, उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स भी समझ सकते हैं, उसके अंदर हम मैप तो समझेंगे कैसे क्या क्या कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन कहाँ है, सेटलमेंट कहाँ है, वो तो समझेंगे, साथ में हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी समझ सकते हैं। बट जियोलॉजी में इन पर्टिकुलर हम सिर्फ जियोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, बेसिकली दैट हाउ द अर्थ एज अ प्लैनेट गॉट क्रिएटेड, what are the rocks, what are their composition. So this is like the basic difference between the both are very lucrative, दोनों में ही बहुत अच्छे career options हैं। Colleges में you have Miranda House for geography honors from where I have studied. You have Kirori Mal College. You have other colleges. You have AMU, Aligarh Muslim University. You have Jamia Millia in Delhi, which is another university, and all of them are giving from common entrance this time. But geography as a career, you need to have a post graduation as well, because you need to have when you study something, you just need to have more expertise in it. And if you want to
go in geology, you can also later crack GATE exam, which is, general aptitude test for engineering, and go into MTech in the same. Like even after geography, you can go MSc, and again you can do an MTech. So the line is not, the scope is not limited as we used to think. जैसे हम सोचते थे कि ये geography है, इससे हम सिर्फ एक टीचर बन सकते हैं, या फिर हम सिर्फ इसमें UPSC या CDS दे सकते हैं, ऐसा नहीं है. हम इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं, हम इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, हम इसमें नेशनल लेवल एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं. जैसे कि आई हैव क्वालिफाइड नेट, विच इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचिंग इन कॉलेजेस. So you can do that, and then you can go for research further. You can do a PhD. It's not necessary. You can do based on a research aptitude. Okay, and then you can also the emerging domain, as I was telling you, is GIS and GPS. As I was telling you the example of mobile phones जो आप यूज करते हैं, जिसमें नेविगेशन की बात हम कर रहे थे, तो उस नेविगेशन में हम GIS के आजकल स्किल्स ले सकते हैं. यू कैन हैव अ PG डिप्लोमा इन GIS. यू कैन अगेन हैव एन MSc इन GIS, जो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है. सम ऑफ द IITs and some of the architecture colleges are also offering that. So you can also have an architecture domain to it. Okay, so and if I talk about India versus abroad, definitely the scope in abroad is very big, because the geography is subject and science is a subject of developed countries because it came there before. हमारे पास यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट लेटर आया था, वहाँ पहले आया था, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट पहले ही हो गया था. सो इसलिए ब्रॉड में आपको ऑब्वियसली डेफिनेटली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बट यहाँ इंडिया में भी लास्ट 10 years से देयर इज no lack of opportunities in this field. Just like last 2 days back I was going through the net and I found कि 3 to 4 lakh per month की jobs एक GIS इंजीनियर, GIS एनालिस्ट को मिलती हैं यहाँ पे. और इसके लिए आपको यही, जैसे मैंने आपको बोला, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एन एक्सपर्टीज इन GIS इज नीडेड. GIS by that I mean geographical information systems. So yeah, moving ahead. महक, हाँ जी आपने सर. जैसे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताया स्टूडेंट्स जी सर. और डिफरेंट जी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको आप जी सर. कुछ स्टूडेंट को एक रफ आइडिया दे पाएंगे? So when talking about fee structure, whatever government colleges are there, ज्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिन पे मेरिट बेस पे जाते हैं एग्जाम क्लियर करके, उनका फी अराउंड पर ईयर का 10,000 to 15,000 होता है. That is uniform all over India if you are going in a government college, like all the reputed universities like DU and AME I was just talking about. And scholarships का ये होता है कि जो meritorious student होते हैं, they get 1 or 2 students out of them get scholarships for further continuing their studies in second and third year, not from the first year. And if you talk about the private colleges, then the fee structure is थोड़ा सा ज्यादा, quite big. It's around 1 lakh per year. But most probably ज्यादातर graduate जो people होते हैं, they crack the university exams. It's not that tough not to crack. हो जाता है. Okay, very important question we have is that do we have that aptitude to study this subject? क्या हमारे पास वो aptitude and skills हैं जो हमें चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, या फिर हमको चाहिए अर्थ साइंस को पढ़ने के लिए? तो इसमें यह है कि देयर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली. एक पहले होते हैं कि कुछ नीड के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करते हैं, कि मुझको पहले से मैंने प्लान कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो टुडे आई एम चूजिंग दैट सब्जेक्ट नो मैटर कि मेरा इंटरेस्ट लाई करता है, दो इंटरेस्ट स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट फैक्टर. जैसे कि हाँ, सबसे ज्यादा लोग ज्योग्राफी ऑनर्स जो करते हैं वो करते हैं एक लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज माई क्लास 70% ऑफ देम वांटेड टू बिकम दैट, बट दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट एज जनरल ऑल्सो. सब्जेक्ट भी उनको बहुत पसंद था, उनको क्लास 9 से 8 से सब्जेक्ट बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने ये चूज किया था. उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन होता है कि स्किल्स भी होती हैं उनके साथ, बस उनको यूपीएससी करना होता है, तो उनको ज्योग्राफी लेनी थी क्योंकि उन्हें यूपीएससी करना था, सो दे लेफ्ट एवरीथिंग एल्स. बट देन दे रियलाइज्ड कि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एंड दे लेफ्ट मिडवे, या फिर उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, दैट दे चेंज देयर पाथ्स. सो आई स्पीक ऑन द फर्स्ट वन, दैट एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट बिकॉज अदर इज डूइंग सम सब्जेक्ट और अदर इज डूइंग सम डिग्री, यू शुड नॉट गो अबाउट दैट डिग्री. तो इसलिए आपको इंटरेस्ट तो होना चाहिए. इंटरेस्ट इज अ की फैक्टर. सेकेंड इज द नॉलेज, अ स्किल. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल थिंक कि मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की कोई जरूरत नहीं है अगर हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, बट जस्ट एज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कि अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है इस फील्ड में, अब ये पूरी टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो गई है. It is not only a social science now, it's more of earth science.
So you need a lot of softwares to work on, a lot of mathematical knowledge. Even if you have not taken maths in class 11th and 12th, it's okay, but you need to have the flair, the interest about, you need to have that mathematical इंटरेस्ट या नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमें में चाहिए होगी, वही आपको आगे तक लेके जाएगी. ऑल्सो द एलिजिबिलिटी. यस सर. मतलब ग्रेट महक, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था आपने बताया कि जी. इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए. और जो आपने सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया कि जो है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है धीमे धीमे काफी टेक्निकल होता जा रहा है, ठीक है, और रिसर्च वाले टॉपिक्स में आपको कहीं ना कहीं मैथ्स का भी इन्वॉल्वमेंट आता है. तो वो स्टूडेंट जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा मतलब डर लगता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है अगर वो फर्दर रिसर्च और इसमें चीजें इन डीप जाना चाहते हैं. अच्छा, कुछ डूज एंड डोंट्स जो है एक स्टूडेंट के लिए जो है जो इस कैरियर में जाना चाहता है उसके लिए ड्यूरिंग 11th 12th और ड्यूरिंग कॉलेज कुछ चीजें जो उसको करनी चाहिए और कुछ चीजें जो उसको अवॉइड करनी चाहिए अगर इस कैरियर में बहुत अच्छा करना चाहता है वो. राइट. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स, तो पहली बात है कि बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है 11th 12th में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हो, तो दैट्स गुड, क्योंकि उनको पता है कि ये सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक्स दे नो, दे आर अवेयर ऑफ द बेसिक्स, जो कि थोड़ा हेल्पफुल रहते हैं ग्रेजुएशन में. सो दैट कैन बी अ बेनिफिशियल पॉइंट. बट इवन इफ दे डोंट हैव इट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फर्स्ट ईयर of college, more or less the first and second semester system we have. So first and second semester सबसे important होते हैं, क्योंकि वो ही आपका बेस बनाते हैं till your masters, till your PhD or whatever exam you need to clear. फॉर एग्जाम्पल आज हमें नेट क्लियर करना है, हमें गेट क्लियर करना है, तो वो आपसे वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर यू वर नॉट अवेयर इन कॉलेज और क्लास. सो यू विल मिस ऑन दैट, बिकॉज ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते हैं, सो लोग हमें कहते हैं 11th 12th को अच्छे से पढ़ के जाना. तो ये वाली बात है कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, and so you should not at all miss that, and you should be very good in your practicals if you need to go ahead in this field. एंड मोर और लेस डूज में तो यही है कि यू शुड कीप ऑन. ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में सारा कवर हो जाएगा. यू कैन नॉट कवर द एंटायर सिलेबस इन अ डे और इवन इन वीक. इट नीड्स रेगुलर रूटीन स्टडी फॉर दैट, बिकॉज इट्स नॉट, पीपल थिंक इट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी. सो दैट इज नॉट द केस, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट 10 years में पूरा ही ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पूरा ही इट हैज चेंज्ड. एंड लोग अब इससे आगे जाके एमटेक कर रहे हैं, जीआईएस बना रहे हैं, इवन प्लानिंग भी कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन द आर्किटेक्चरल डोमेन. तो अब ये बहुत वाइड हो गया है. सो प्रेसिजन एक्यूरेसी, बेसिकली बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई फील सर ये इनके डूज एंड डोंट्स होंगे मेरे हिसाब से. मैं अगर एक स्टूडेंट है जो मतलब अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है इस सब्जेक्ट में, तो कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए इंटर्न भी करना इस समय जब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ये चीज कितना मतलब इम्पैक्ट करता है उसके कैरियर में? Okay, so okay, see, internships are in trend as always, और रहती हैं. They are both kind of paid and unpaid internship. Internship कैसी भी आपको करनी चाहिए when you're in graduation, and in geography, and also if you're a non-geographer entering into the field, आपको specially internship करनी चाहिए so that you know कि इसकी practical implications बाहर क्या हैं. Geography ऐसा subject है जो theoretical तो हो ही सकता, जब तक field में नहीं जाओगे you won't understand. Even अगर आपको आगे जाके पढ़ाना है या इवन अगर आपको कुछ भी करना है, मैपिंग करनी है, नेविगेशन करना है, यू नीड टू नो कि कैसे काम कर रहा है. Internships teach you that. Internships help you in that. They give you a real real hands on, जिसे बोलते हैं real experience देते हैं वो आपको. जैसे आपके पास we have a place known as Indian Institute of Remote Sensing, that is IIRS in Dehradun, and it is a very excellent, it's an excellent place, it's an excellent place to learn about things you have learned in class. They directly link you to ISRO. Everybody knows it's the Space Research Organization of India. So it's a subset of ISRO. So आपको directly आपके students को वहां से link करता है, आपको वहीं से आपको worksheets देता है. वो worksheets उनके assignments होते हैं जो ISRO के scientists खुद काम कर रहे होते हैं. तो it's interesting, and as well as it gives you very well good experience कि आगे jobs में जो आपको चाहिए. So obviously वो person edge में होता है. That student is an advantage to the student who has not done internship anywhere. Also they give you a letter of recommendation. That's a very big benefit of an internship. महक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट
अर्थ साइंस एज अ कैरियर ऑफर्स, जिसमें हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि किस टाइप का नेचर ऑफ जॉब होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और कैरियर प्रोग्रेस क्या होता है। मतलब अगर आप इस स्ट्रीम में जाते हो तो 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। तो अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाहोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक स्टूडेंट के लिए जो अवेलेबल होगी अगर वो इस सब्जेक्ट स्ट्रीम। Okay. So, according to me, me and people who are in this field, nature of jobs are not a routine job. Obviously, अर्थ साइंस थोड़ा अलग से सब्जेक्ट है, बट रूटीन नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलना पड़ता है, हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें सेटल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें सेम सब्जेक्ट में और थोड़ा सा कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग में हमें पता है, हमें नीट पता है मेडिकल के लिए, फिर पीजी सीट के लिए भी एक एग्जाम होता है, तो उस तरीके से वो इसमें है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अगर एक बार आप वो कर दें कि इस फील्ड में एंटर कर जाएं, ठीक है, तो उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। फॉर एग्जांपल, इसमें आई जस्ट टोल्ड थोड़े टाइम पहले कि इसमें 3 to 4 लाख पर मंथ के पैकेज तक भी लोग जाते हैं। एमएनसीज ऑफर यू अ बिग थिंग, एंड इसमें जो ज्वाइनिंग अमाउंट होता है वही आपका इट्स क्वाइट गुड, इट्स लुक्रेटिव। मतलब कोई भी चाहेगा कि उसको ये वाली जॉब मिल जाए। वर्क लाइफ में बैलेंस में ऐसा है कि they actually promote you well, they actually give you some interesting, they never make you sit at one place। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी सी चीज है, क्योंकि ये ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, क्लाइमेट है, ये आपको जगह पे भेजते हैं। लाइक they will never make you sit at a place for more than 2 years at a go, unlike other jobs and MNCs। आपको मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, जो भी आपको पता है, हम सबको पता है कि सब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में काम करते हैं या फिर कहीं भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर सिर्फ अगर सब बैंगलोर जाके काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे पैन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यू आर सेंट टू एक्सप्लोर, टू गेट बैक थिंग्स एंड वर्क अगेन। ये आपको some people of our science also end up in traveling to remotest areas of earth just to get a sample or just to research about something. So that is how the nature of job and work life balance is all about। and career progress, जो career opportunities की बात जो मैं कर रही थी, उसमें ये है कि आपको इसमें मैंने बताया आपको, आप इसमें लेक्चरर बन सकते हो, यू कैन बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए यू नीड टू हैव अ यूजी पीजी एंड नेट एग्जाम क्लियर। यू कैन ऑल्सो गेट अ JRF विच इज योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको नेट के एग्जाम से ही मिलती है। उसमें आपकी कट ऑफ आगे जाती है, हाई जाती है, दैट्स द डिफरेंस। एंड उसमें यू कैन गो टू रिसर्च फील्ड में you can go in n number of fields। then you have an exam known as CSIR, which is your scientific industrial research। it's about your earth and planetary sciences, जिसमें हम directly Department of Science and Tech के अंदर काम करते हैं। and if not all these, you can obviously sit for UPSC, as geography is a very high scoring and very loved optional by everyone। and again, if not this, you can go in planning, urban and regional planning, जो आजकल काफी पिकअप कर रहा है पेस। पीपल आर बाय अर्बन रीजनल प्लानिंग, आई मीन जैसे लोग शहर बनाते हैं, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे रोड होना चाहिए, कहाँ पे रेजिडेंसेज होने चाहिए, कहाँ पे शॉप एंड मॉल्स होने चाहिए, हाउ मच एनवायरमेंट शुड बी कंजर्व, जो आजकल होता है, स्वच्छता भारत अभियान, हाइजीन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट इज ऑल प्लानिंग, जो स्टूडेंट्स पढ़ते ही रहते हैं आजकल, इट्स वेरी प्रेवलेंट। एंड उसी के अंदर सो यू कैन गो इन दैट फील्ड एज वेल। एंड ऑल्सो यू कैन गो इन IMD, जैसे मैं कह रही थी, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, where you can talk about ये rainfall patterns and all। so अगर हम इसको limit ना करें, and if you start getting more aware about the subject, you have n number of options in it। yes, आपने मतलब अर्बन प्लानिंग, मैं तो ये समझता ही नहीं था कि इंडिया में लोग अर्बन प्लानिंग करते हैं, बट जिस तरीके से सिटीज डेवलप हो रही है बहुत तेजी से, उस तरीके से जो जोग्राफर्स हैं और जो खास तौर पे अर्थ साइंस के स्टूडेंट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिटी के को एक प्लान डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम चंडीगढ़ देखते हैं। जबकि इंडिया में तो बोकारो इन झारखंड। yes we have, that is also very planned city and very notable example in planning। and okay, and talking about the companies which recruit you, right? notable companies जो आपको इसमें जॉब ऑफर करते हैं, there are many companies। जैसे सबसे पहले there are these companies जो आजकल इस पे काम कर रही हैं, वही आपके नेविगेशन पे, ड्रोन आपने सुना होगा, ड्रोन सिस्टम की, ड्रोन आके शादियों में देखा होगा ना, you go to marriages and there is something which is covering you, it's moving on your head,
वो ऊपर जाता है, फिर आपको लगता है क्या चीज है। ड्रोन डिलीवरीज आपने सुनी होंगी, स्मॉल काइंड ऑफ एरियल व्हीकल जो आपके ऊपर से जाता है एंड वो सब कुछ कैप्चर करता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके एग्रीकल्चर में यूज होती है आजकल की, क्या कितना कहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है, कितने क्रॉप्स हैं, कितनी जो फसल है उग रही है, क्या है उसका स्टेटस। तो ड्रोन भी वो सिखाते हैं, तो उसके लिए भी उनको लोग चाहिए होते हैं उस पर काम करने के लिए। And again and again, they are preferring geographers who have this knowledge of, working knowledge of these things. And so I think there are many places in North India, especially Northwest India, jaise, our capital Delhi, Noida, Gurgaon. In South India as well, everywhere you have these technology. Aajkal to pure pan India, you have companies like L&T, which is into construction sector. They need people from this field. And then you have companies like you have you have Tata Steel also as well. Tata gives a lot of GIS opportunities to students and professionals. Then you have ESRI as a company. Google Earth needs a lot of people actually to work with them. Google is a very nice place to work, and also they're very accommodative of new students. And if you talk about more in this, your government, then you talk about NDMA, disaster management authorities. You talk about these coal mining authorities, Coal India Limited. They need geologists to work on their projects. So I think there's no lack of opportunities in this field. There are a lot of both private and also you have ONGC, the petroleum companies, giving, because they need people who are well aware of earth structure, who are well aware of the rocks and all that, and petrologists, geologists. So yeah, so there are lot of opportunity in this field. यस यस थैंक्स। कुछ अच्छा एक अर्थ साइंस जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आप बताओगे क्या? जैसे मतलब जो आप बताना चाहोगे जो आपने इंटर्नशिप के ड्यूरिंग या किसी समय किया होगा, तो एक स्टूडेंट को आइडिया लगे कि मतलब रियल लाइफ में सच में कैसे काम किया जाता है, एक अर्थ साइंटिस्ट कैसे काम करता है। So okay, so if you talk about the real life examples, okay, so for example कि हमारे पास ये है, जैसे मैंने आपको बताया था हीट वेव से मैंने स्टार्ट किया था कि हमारे पास ये अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो रहे हैं आजकल। नॉर्मल जगहों से ज्यादा गर्मी लग रही है लोगों को, तो कुछ लोग उनको ऐसे चाहिए जो जानने की पीछे वजह क्या उन पे काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जगह इसमें आ रहे हैं और फिर उसमें लग रहे हैं वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि उनको आप प्लानिंग को ले लो, जैसे एक इंसान प्लानिंग सीखता है, टाउन प्लानिंग सीखता है, तो वो सारी चीजें अप्लाई कर सकता है कि जैसे उसने अपनी कॉलोनी में अपने नेबरहुड में देखा कि यहाँ मुझे कचरे की सीवेज की प्रॉब्लम है, या फिर मैं यहाँ पे पानी नहीं आता, या फिर पानी जो आता है वो ऐसा आता है कि वो रिसाइकिल्ड है, तो उसको पहले वो प्रॉब्लम दिखती है पर उसे पता नहीं इसके बारे में मुझे करना क्या है, व्हाट टू डू अबाउट दिस। ठीक है, अगर मैं शायद डॉक्टर बनता तो वो भी मैं नहीं कर पाता, अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो शायद वो इंजीनियर की जो फील्ड है वो मुझे काम करना अलाउ नहीं करेगी। ये मैंने खुद सर मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से देखा। बट अगर मैं एक प्लानर बनता हूँ, अगर मैं अर्बन या रीजनल प्लानर बनता हूँ, मेरे पास ज्योग्राफी की नॉलेज है, इसका मतलब मुझे अपने टाउन की सिटी की नॉलेज तो है ही, मुझे पता है कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे सड़कें बंद हो जाती हैं जब बारिश होती है, कहाँ पे गड्ढे हैं, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोले कहाँ पे ड्रेनेज है, तो उसके प्रॉब्लम मैं बनाता हूँ, मैं साइट प्लान बनाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो साइट प्लान को पास होना होता है, वो अथॉरिटीज करती हैं, एंड उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड मास्टर प्लान हमने एक टर्म सुना होगा, अगर हमें पता होगा कि मास्टर प्लान एक चीज होती है जो हर 10 या 20 साल में 30 साल में बनता है एक सिटी के लिए, और उसमें जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हटा दी जाती हैं। जैसे अभी जो दिल्ली का मास्टर प्लान बन रहा है उसमें बच्चों की स्पेसेस के बारे में बात हो रही है कि देयर इज नो स्पेस फॉर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन आपको पता पॉपुलेशन ऐड होगी, जैसे ये भी बच्चे जो मुझे अभी सुन रहे हैं, इनको आगे कॉलेजेस चाहिए होंगे, इनको आगे अपने लिए स्पेस चाहिए होगा, रेजिडेंसीज चाहिए होंगे मूवमेंट के लिए, तो इनको तो हो सकता है इनके मास्टर प्लान में जहाँ ये रहते हैं या फिर जहाँ पे जाएंगे हो सकता है उनकी जगह ना हो, बट एक जो प्लानर होगा वो दिमाग लगाएगा एंड दे ट्राई टू फिट एवरीवन देयर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा वो। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो गो इनटू, जैसे अगर हम रिसर्च में चले जाएं इसी फील्ड में, हर साइंस में, और इसमें अगर हम एक वी हैव वी कॉल इट एज मेडिकल ज्योग्राफी या हेल्थ सोशल साइंसेज, और यू कैन टेक इट फ्रॉम अ जीआईएस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी कोरोना हुआ था, सबको कोविड के बारे में पता है, तो
तो जो कोरोना हुआ था उसके हॉटस्पॉट्स क्या थे, हॉटस्पॉट मतलब कहाँ कहाँ वो ज्यादा प्रेवलेंट था, किस किस जगह में वो ज्यादा था। तो अगर कोविड के हॉटस्पॉट्स एक पर्सन जैसे हम जैसे लोगों को या जो भी इस फील्ड में उनको बुलाया जाता है कि वो कुछ अपने डेटा यूज करें, फील्ड वर्क करें, लोगों से प्राइमरी क्वेश्चंस पूछें, आपके घर में कितने लोग थे, उनको क्या क्या हुआ था, साथ में वो अपने उसको भी यूज करें, जैसे अभी मैंने आपको जीआईएस और जीपीएस के बारे में बताया है, वो वाले सॉफ्टवेयर यूज करें, तो पता चल जाता है, एक पूरा मैपिंग में सामने आ जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। तो जब ये पता चल जाता है तो वो हमारे डॉक्टर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इस पे काम कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल हो जाता है। सो दीज पीपल एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डॉक्टर्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस, सो दैट दे कैन वर्क इवन फॉर द गवर्नमेंट्स, ठीक है, हमारे लिए कि क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे जोग्राफर्स की जॉब इससे ही निकलती है कि वो ये बता सके कौन सी बीमारी कहाँ कितनी फैल रही है, ताकि वो सब जब डेटा आ जाए तो उसी एरिया पे ज्यादा डॉक्टर्स को भेजा जाए या फिर उसी एरिया पे हॉस्पिटल बेड हो। सो इट्स ऑल लिंक्ड। यस यस। महक, आपने बताया था कि आपने इसरो के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किया था, जी जी उसमें सर, क्या आई प्रोजेक्ट लगा था, एक छोटा सा अगर आप उस पर ब्रीफ दोगे बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव लगेगा। Okay, I think ISRO सबको पता है, it's Indian Space Research Organization, it's a very big organization which needs no introduction। तो वो क्या करती है, वो सैटेलाइट्स एंड सब भेजती है स्पेस में, साथ में वो प्लैनेट्स अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर बाकी प्लैनेट्स के ऊपर स्टडी करती है। तो वो इंटर्नशिप मैंने उनके साथ की थी 2 years बैक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जियोलॉजी ऑफ मून एंड मार्स, स्पेशल इम्फेसिस था मून और मार्स में, जो हमारा चांद है और जो मंगल ग्रह है उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने ट्रेनिंग करी थी। वो ट्रेनिंग का पर्पस ये था कि उस पे हम ट्रेनिंग जब करते हैं तो उसका जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो क्लाइमेट होता है, उसको फिर हम अर्थ पे आके कंपेयर करते हैं। और दूसरी थिंग ये होती है कि अर्थ इज अ बिजी प्लैनेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा लोग हैं, ठीक है, हम पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन तो होता ही रहता है, 70% ऑफ इंडिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है कि हम कुछ भी, अगर हमें कुछ सैंपल जानना है, सैंपल लेने के लिए हमें बहुत शांत का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कंट्रोल। अगर हम पढ़ते हैं, स्कूल में भी देखते हैं कि हमें एक कंट्रोल दिया जाता है प्रैक्टिकल्स में कि अंडर आइडियल स्टेट, तो वो आइडियल स्टेट हमें यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के बारे में जानने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारा अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, वो मून पे, मार्स पे काफी सिमिलर मतलब मिल जाते हैं। तो अगर हम वहां पे वो चीज को ट्राई करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो हमको आके वापस पता चल जाएगी कि ओके यू कैन डू लाइक दिस ऑन अर्थ। सो दैट इंटर्नशिप रियली हेल्प मी एंड इट एक्चुअली ऑल्सो गेन्ड, मेरा मतलब जो नॉलेज होती है उसने उसको बढ़ाया है। ऑल्सो अगर हम इसरो के साथ काम करते हैं, हमको ऐसी चीजें जानने को मिलता है जो हम क्लास में कभी नहीं सीख सकते हैं। एक और इसका बेनिफिट होता है कि हम आगे जाके जब वो सर्टिफिकेट वहां दिखाते हैं तो यू कैन जॉब में यू गेट एन फेयर एडवांटेज ऑफ इट। यस यस महक, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया इस स्लाइड में। एक बारी स्टूडेंट्स के लिए मैं समराइज करना चाहता हूँ कि वो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स इस स्लाइड से लेके जाए। जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट टाइप से जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें से आपने बताया कि एक स्टूडेंट इस कैरियर को अर्थ साइंस में पढ़ने के बाद लेक्चरशिप में जा सकता है, सिविल सर्विस में जा सकता है, एक जो बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। उसके साथ आपने ये बताया कि एक स्टूडेंट जीआईएस एनालिस्ट बन सकता है, जीआईएस में सर्वेवर बन सकता है, अर्बन रीजनल प्लानिंग में जा सकता है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग में जा सकता है। उसके साथ साथ फर्दर अगर वो रिसर्च करना चाहे तो पीएचडी कर सकता है और कई सारे एनजीओ को इवन ज्वाइन कर सकता है, जो आपने बताया, जैसे यूएन को ज्वाइन कर सकता है, डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन कर सकता है। तो दीज आर डिफरेंट फील्ड जो आपने बताया स्टूडेंट्स के लिए, और मतलब सच में ये मेरे लिए काफी अच्छा आई ओपनिंग था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि अर्थ साइंस में कैरियर लेने के बाद इतनी सारी चीजों को एक स्टूडेंट कर सकता है। तो थैंक्स फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो एक जो है अर्थ साइंस करने के बाद जो स्टूडेंट रहता है उसके पास करने के बाद कैरियर में क्या डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होते हैं जो उसको फेस करना पड़ता है, और क्या अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, खासतौर से जैसे इंजीनियरिंग देखा जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्राउड होने की वजह से जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी होता है। हाँ, तो वैसा कुछ इसमें अगर आप बताएं ओके, इस फील्ड में क्या डिफरेंट टाइप यस।
राइट। सो ओके, सो चैलेंजेस इसमें भी बहुत सारे हैं, नो डाउट, बट कंपैरेटिव टू इंजीनियरिंग इसमें चैलेंजेस कम है, ये भी एक बात है। बट अब भी जैसे लास्ट में बताया आपको, लास्ट 10 इयर्स में इसने एज अ सब्जेक्ट बहुत पिकअप किया है, इट हैज पिक्ड अप अ पेस। सो ऑब्वियसली विद इट सो मेनी एडमिशंस हैव आल्सो रेज्ड, मतलब बहुत सारे एनरोलमेंट भी बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ गई है। जैसे यूपीएससी में आपको पता है कि पहले लोग इतना ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं रखते थे, बट अब एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर ज्योग्राफी बिकॉज नाउ दे नो इट्स वेरी स्कोरिंग, नाउ दे नो कि नाउ दे नो कि यू व्हेन यू अगर थोड़ा सा भी इसको अच्छे से समझा जाए, इसमें थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज किसी पर्सन के पास हो, जो स्पेशली साइंस ग्रेजुएट्स और बीटेक का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, बिकॉज दे नो कि वो वहाँ पे नॉलेज लगाएंगे एंड दे वी कैन इजिली क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। सो इसलिए अब ये चैलेंज बन गया। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है compete करना ज्योग्राफी के साथ। अगर हम जीआईएस की बात करते हैं और बाकी फील्ड्स की, जीआईएस में थोड़ा अभी रेलेवेंटली न्यू है क्योंकि एवरीबडी इज नॉट दैट मच इनटू जीआईएस। Everybody is not that much into GIS, but yes, still people have started joining. एक और बात GIS के साथ ये होती है कि GIS requires you at least training के टाइम GIS में 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें आपको और कुछ याद नहीं रहता है, ना आपके पास टाइम होता है याद रखने का। तो उस चीज के लिए तो okay, so उस चीज के लिए you have a challenge that you need to give a lot of time to this. Opportunity challenges इससे ज्यादा कुछ नहीं। चैलेंज एक और मैं मानती हूँ, जैसे एक इंसान एमबीबीएस एमडी करता है, फिर डीएम करता है, जैसे बहुत पढ़ना पड़ता है उसको, तो जैसे कोई सोचता है ना कि हम ये ह्यूमैनिटीज लेके जैसे लोगों के पास ऐसा है, एक वो था कि अगर हम थोड़ा बस यूजी अंडर ग्रेजुएट कर लें या बीएड, ठीक है, यूजी बीएड करके टीचर बनना इज नॉट अ बैड आइडिया। मेनी पीपल वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर एंड दैट्स वेरी नाइस, बट द पॉइंट इज इफ यू नीड टू रियली मेक अ करियर एज एन अर्थ साइंटिस्ट, या जो मैंने मेंशन किया आपको, जीआईएस एनालिस्ट, प्लानर, रीजनल प्लानर, एनवायरमेंटल प्लानर, तो उसके लिए आपको 10 इयर्स इन फ्रेम मान के चलना पड़ेगा कि 10 साल की पढ़ाई तो मुझे करनी है, मतलब मेरी 18 इयर्स से 28 या 30 की एज जो है वो इसमें जाएगी। सो अपॉर्चुनिटी, आई टोल्ड यू अर्लियर, अपॉर्चुनिटीज में बहुत ही सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज से बहुत सारी, क्योंकि इट हैज मनी, नो डाउट, इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी पैकेज, जो आपको बहुत सारे फील्ड्स में अभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं और उनको डिमांड ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सडनली सबको ही लोग चाहिए जिनको जीआईएस आता है, सडनली सबको ही ऐसे लोग चाहिए जो ज्योग्राफी पढ़ा सकते हो, यूपीएससी के बच्चों को, सडनली एवरीबडी वांट्स दैट। सबको ही प्लानिंग चाहिए, क्योंकि सिटीज की हालत बहुत ज्यादा वनरेबल हो गई है, सिटीज को बहुत प्लानिंग की जरूरत हो गई है। तो अब ऐसा हो गया है कि वी पीपल आर लेस जो इस फील्ड में हैं, बट द डिमांड इज सो मच, इट्स वेरी वेरी मच। सो अपॉर्चुनिटीज इसमें चैलेंजेस से बहुत ज्यादा है। सो अगेन एंड अगेन आई वुड लव, मतलब मैंने ये चूज किया बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट, आई न्यू इट 10 years बैक कि ये बहुत ग्रो करेगा, प्लस I was myself from biology field, but I still chose this after reading an article from my professor of KMCDU. But still, I will say that it was my best choice, best decision I made today. So yeah, opportunities are very much there. थैंक यू माइक। अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट से कहेंगे कि उनको जो भी इस कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्लीज कमेंट में लिखें। मैं अनम्यूट भी करता हूँ, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको इस कैरियर से रिलेटेड है। श्रुति, सचिन का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल विथ अर्थ साइंस? Hi Sachin, yes, there's definitely integrated course available. Hansraj College of Delhi University gives you an integrated course in geology or science, which is like BSc and MSc for 5 years, with an option to exit after BSc. But not every college will have that in India, and मेरे हिसाब से सिर्फ हंसराज ही है ऐसा जो ऐसा आपको integrated course allow कर रहा है। उसमें भी they are just like around 30 seats in India. You have to be very competitive to clear that. अब स्पेशली लास्ट ईयर तक तो वो मेरिट बेस्ड था, परसेंटेज पे 12 की, इस साल से वो फिर से कॉमन एंट्रेंस से हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डीयू। सो या, हंसराज कॉलेज डज ऑफर दैट। थैंक यू मैम। ग्रेट। Most सचिन, welcome. आपका और भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं? No, actually, the question was basically is that the RIE, that means the Regional Institute of Education, these are governed by the NCRTs. Yes, So yes. they are providing B.Ed integrated course along with the life sciences.
So I Okay. want to know that, ma'am, is there any option along with that B.Ed? They are providing earth sciences also? No, they are not providing all sciences. That is what I am saying. Okay. It is still developing in India. As I was Yes, ma'am. working in NCERT till last month, I am still there, so I know about Yes, that. ma'am. Yes, that's why I asked this question because Yeah, RI yeah, but का we are earth trying to science. build it. We are trying to put in. That Yes. is also under the, but it will take 2 3 years. Not in, अभी तो नहीं है. अभी बीएड में सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस है. अभी वो सोशल स्टडीज देंगे, उसमें आपको अर्थ साइंस का वो ऑफर नहीं देंगे. सोशल स्टडीज Okay, में फिर ma'am. वो ही हो जाएगा, यू नो. Actually, basically, I am a career counselor in a school. So there ओके. are students who are interested in geography, but their parents are not supporting them. They are just motivating them for some professional course type thing. So I यस was सर, आई wishing कैन if गेट there is इट. any such course available, so I can suggest them. It could जी. be midway राइट. between that. दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. इट्स ट्रू सर. मैं ये कहना चाह रही थी अभी कि बीएड ही सिर्फ नहीं होता है, प्रोफेशनल डिग्री वो भी होती है जो मैंने अभी समझाई. एक जीआईएस टेक्नीशियन कोर्स भी प्रोफेशनल डिग्री होता है, और हम एमटेक भी ले सकते हैं एमएससी ज्योग्राफी के बाद. और हम जो मैंने किया है वो मैंने प्लानिंग पढ़ी है, एनवायरमेंटल प्लानिंग, वो एम आर के बराबर होती है. एम प्लान इज इक्विवेलेंट टू मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये सारे ही कोर्स Okay. प्रोफेशनल है. सो इट इज नॉट लिमिटेड. वही तो मैं कह रही थी, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो अब ये ज्योग्राफी जो है इंटायरली प्रोफेशनल की तरफ ही टर्न हो चुकी है. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस, That's यू नो, दिस that's सेशन. a thing actually. That's a thing new to me also. Even though I am a career counselor, not having so much experience, I'm having only 1 year experience. Even though I was not knowing the broad scope of this course. Thank you so much for conducting this. मोस्ट वेलकम सर. थैंक यू सर, थैंक यू सचिन सर फॉर जॉइनिंग अस. इसके बाद जो है श्रुति का एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मैथ इज रिलेवेंट टू जीआईएस. एक्चुअली अ लॉट ऑफ मैथ्स इज रेलेवेंट टू जीआईएस. बट अगर आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, या आपको बेसिक 60-70% मैथ्स समझ आती है, तो आप ये आराम से कर सकते हो. People from commerce have also studied geography, and they have done softwares nicely. बट आपको हाँ ये है कि जब आप कर रहे हो जीआईएस, तब पूरा तब आपसे काफी कैलकुलेशन कराई जाएंगी. अ लॉट ऑफ मैथ्स गोज इनटू जीआईएस, बिकॉज देखो आपको कहीं पहुंचना है, नेविगेशन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पहुंचना है, या किसी सैटेलाइट को कहीं भेजना है, या उसके बारे में पढ़ना है, तो अगर आपको एक्यूरेसी या प्रिसीजन नॉलेज नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगा, राइट. इट्स अगेन टेक्नोलॉजी एंड यू नीड मैथ्स फॉर इट. So yeah. Yes, yes. Mehak, thanks for informing us about this question. Students, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको आस्क करिए. महक, एक क्वेश्चन और है कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके पास 12th के बाद बीए और बीएससी करने का होता है, तो मतलब किस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए, इस पे आप हाईलाइट करें. तो राइट सर. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो 11th-12th में पीसीएम पीसीबी वाले होते हैं, जनरली उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एंड अदर सम यूनिवर्सिटीज एज वेल. एमपी की यूनिवर्सिटी बीएससी करती हैं, वो बीएससी ऑनर्स देती हैं ज्योग्राफी में. इनफैक्ट मेरे होम टाउन जो है दैट इज मेरठ, इट्स इन यूपी, वो भी आपको यूपी की सीसीएस यूनिवर्सिटी आपको बीएससी देती है. वो आपको प्रोग्राम देती है बीएससी में, मैथ्स फिजिक्स विद ज्योग्राफी लाइक दैट. ठीक है, तो वो देता है जो 11th-12th में जिनके पास साइंस होता है वो उनको मिलता है. मतलब अगर 11th-12th में बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स से आएगा तो ऑब्वियसली उसको बीएससी का ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा. बट अगर वो डीयू में जाता है, डीयू में जैसे मिरांडा हाउस केएमसी जाता है, तो उसको बीए ऑनर्स मिलता है जनरली इन ज्योग्राफी. बट वो बीए ऑनर्स इक्विवेलेंट टू बीएससी ऑनर्स होता है इन एवरी टर्म्स, इन एवरी पॉसिबल वे, क्योंकि यू कैन क्लियर ऑल द एग्जाम्स, यू आर एलिजिबल फॉर अर्थ साइंस, फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, फॉर वर्किंग इन इसरो. सो वो उसका इक्विवेलेंस हो जाता है. बट जब हम मास्टर्स में जाते हैं डीयू में, फिर हम चूज करते हैं. जैसे आई हैव स्पेशलाइज्ड इन फिजिकल ज्योग्राफी, दैट मींस ऑल द साइंटिफिक आई हैव एस्पेक्ट्स ऑफ इट. जैसे अर्थ साइंसेज हो गई मेरी. कुछ लोगों को जिनको काफी इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है, फिर वो मास्टर्स में उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं. सो ये एक डिफरेंस रखता है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो 11th-12th में ह्यूमैनिटीज से या कॉमर्स से होते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्यादा जाते हैं, एज दे डोंट वांट टू वर्क इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट.
ये डिफरेंस इसमें हो जाता है। एंड जो लोग बीएससी जियोलॉजी करते हैं उनके लिए स्पेशल है कि वो जैम एग्जाम दे सकते हैं, वो जो जॉइंट एडमिशन वाला एग्जाम होता है, आईआईटी जैम जो होता है वो भी दे सकते हैं टू गेट एन एडमिशन इन एमएससी जियोलॉजी। आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट। सो वो जियोलॉजी के लिए होता है, नॉट फॉर ज्योग्राफी। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट दीज थिंग्स इन इंडिया। नाइस नाइस। अच्छा, ज्योग्राफी से अगर किसी ने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया तो वो जियोलॉजी में मूव ऑन कर सकता है क्या लेटर ऑन? नहीं सर, वो नहीं कर सकता है। वो मास्टर्स करके ज्योग्राफी में आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए जा सकता है या फिर एमटेक के लिए जा सकता है, बट नॉट इन जियोलॉजी। इन वाटर इंजीनियरिंग, इन रिन्यूएबल सोर्स इंजीनियरिंग ऐसा हो सकता है, बिकॉज दैट आई एम अवेयर ऑफ एंड आई नो। थैंक यू। सो अगेन आपका ये तो इंजीनियरिंग दोनों ही ज्योग्राफी और जियोलॉजी थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, वो ज्योग्राफी और बिल्कुल जियोलॉजी अलग हो दोनों ही जाता सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं। ओके। जैसे मैं देख रहा था कि एक रिसेंट आर्टिकल था जिसमें इसरो में भी रिमोट सेंसिंग की डिफरेंट जॉब्स निकलती है। तो ये जो जॉब्स है रिमोट सेंसिंग की इसरो में, तो इसमें भी ये जो मतलब ज्योग्राफी से जो अर्थ साइंस या जीआईएस किए हुए स्टूडेंट है वही जाते हैं आगे। जी सर, बिल्कुल। इनको मेजॉरिटी वही चाहिए होती है, और कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बीएससी के में मैथ्स लेना ज़रूरी होता है। कहीं-कहीं इसरो की जो जॉब्स होती हैं उसमें बीएससी में मैथ्स इम्पोर्टेंट होता है, बट नॉट इन एवरी जॉब। अगर आप एक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी भी हैं, तो बस आप उसके बाद एक एमटेक कर सकते हैं, जो इसरो की बेसिक कंडीशन है। एमटेक कर लीजिए किसी भी चीज़ में, जीआईएस या रिमोट सेंसिंग में, जिसमें 8-9 स्पेशलाइजेशन होती हैं, वो इसरो भी कराता है, आईआईआरएस देहरादून या कहीं और से कर लो। सो एमटेक जीआईएस में होती है आईआईआरएस देहरादून में, और उसके बाद यू कैन वर्क देयर, या फिर आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। बट उसके वही मैंने बोला, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 3+2+2 तो 7 ईयर्स तो आपके ऐसे ही लग गए। सो 7 ईयर्स इज अ मस्ट, इट्स अ मिनिमम टू गेट एंट्री हियर एज एन अर्थ साइंटिस्ट। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर प्योर इंटरेस्ट कि अगर आपको पीएचडी भी करनी है सो यू कैन टेक 3-4 ईयर्स मोर। ओके। मैं एक और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि वह जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं कॉलेज की 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट को लेते हैं, तो उनका जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट एग्जाम होता है या कैसे होता है? इस पे अगर आप एलोबरेट करेंगे, अगर स्टूडेंट कोई है जो मतलब आर्ट्स में जाना चाहता है तो। Sir, can you repeat it? Your voice is I'm so sorry, the last question. यस। मैं एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 12th के बाद साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जाना चाहता है या किसी भी आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को लेना चाहता है, ग्रेजुएशन उसमें करना चाहता है, तो क्या उसको डिफरेंट कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, रांची की यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसमें जाके उसको मतलब अप्लाई करना पड़ेगा या कैसे होता है? जैसे आईआईटी में होता है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी का, ठीक है, उसके थ्रू सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके वहाँ पे क्या एडमिशन क्या मिलता होता है। है? सर तो इसमें ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि अभी सीयूईटी है, तो उनके जो एनटीए की साइट है, अब सब कुछ इंडिया में सारे एग्जाम्स एनटीए के अंडर आ गए हैं, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसके साइट पे सीयूईटी के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको उसमें लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, आपको सेपरेट उसमें फॉर्म्स भरने हैं, मतलब आपको भरने हैं, अपने चॉइसेस भरने हैं, पहले से भरना होता है, क्योंकि दे नीड टू नो वेयर यू कमिंग इन। और अब जैसे परसेंटेज का क्राइटेरिया हट गया, तो वो आपके पास एंट्रेंस स्कोर जो अभी आपके मोस्ट प्रॉब्ली मई में ही है, मई जून में सीयूटी का एग्जाम है जो इस बार बैठ रहे हैं। तो जो भी वो स्कोर आएगा उससे फिर अगर वो मेरिट को, मतलब कट ऑफ जैसे होती है आईआईटी में या मेडिकल में कट ऑफ होती है, अगर उसके ऊपर दे लाए तो दे गेट द सीट, and if they fall below the cutoff they will not get the seat. So they just need to fill their choices, that's for sure. And generally they ask you to fill top 3 choices कि अगर आपने पहला ऑनर्स ज्योग्राफी भर दिया, दूसरा आपने कुछ और भर दिया, दूसरा आपने फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस से हो तो आपने फिजिक्स में भर दिया, या आपने बीएससी प्रोग्राम भर दिया, तो जो आपकी प्रायोरिटी पे पहला होगा वो उसको देंगे, और उन तीनों के एग्जाम भी अलग अलग होंगे, फिर तीनों की लिस्ट कट ऑफ के हिसाब से बनेगी, एंड जहां पे आप फॉल कर रहे होंगे कैटेगरी में वहां पे यू विल गेट अ सीट। दिस इज हाउ सीयूईटी विल वर्क। Ma'am, good evening, ma'am. गुड इवनिंग सर। I just wanted to ask, suppose if I want to select a professor as a career, or research as a career, or corporate as a career, for each of these 3 careers, just in very brief and in layman terms, how should I proceed into each of these?
Okay, I now I got your question right. So, sir, for the education, the way I was repeating that the undergrad, postgrad, and as you know, the national eligibility test, and then obviously they prefer PhD first when people are called for interview for being to become an assistant professor. That is how you join assistant professor, grade 2, grade 1, moving to associate professor and professor. So if you want to teach GIS, you should be having an expertise in GIS, and you should have a PG diploma or MSc or an MTech in GIS in your CV. This is how you will first of all teach GIS in your college. And if you don't have these also in your CV by any chance, then a working knowledge of it. Yeah, you are very well expert. You are an expert in GIS. They'll ask you question. They'll ask you to demonstrate, on the software. That is how you can enter in educational institutions first. And secondly, as for the corporate thing, you need to have this degree on CV, definitely a PG diploma or a master's in GIS or geomatics or geotechnical engineering. There are a lot of things, or remote sensing. So this way, and then you can work there. And how many whatever experience you have on field, it will add to your CV. And third, sir, what did you ask about third one? Regarding research Research, as okay, a right. career. सो रिसर्च में तो आपको PhD इज अ मस्ट, JRF उसके लिए निकालना होगा. नेट में आपको अगर नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाता है वो ठीक है, और जब उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है, तो आपको JRF मिल जाता है. JRF की एज की एक लिमिट होती है, दैट इज 30. सो वो JRF मिल जाता है तो आपको रिसर्च ईजी हो जाती है. ऐसा नहीं कि नेट विदाउट JRF यू कैन नॉट डू रिसर्च, इट्स नॉट लाइक दैट. बट JRF के साथ यू गेट अ मंथली स्टाइपेंड, एंड ऑब्वियसली यू हैव अ reputation gets increased. You have a GRF on your CV, so you are reputed. And GRF के बाद you are promoted to SRF2, that is your senior research fellow. So that is how you go into research. So for research you have to get enrolled in a PhD anyhow, that is after your PG. पहले people used to do MPhil, still people do MPhil, but like most of it now MPhil को drop करके directly PG के बाद PhD कर रहे हैं, थोड़ा work experience लेके. So that is how you go into research, and research takes a lot of time. That is minimum 4 years for a PhD. Yes, I think I answered your question. Yes, you have very elaborately answered everything. Students, आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो उसको जल्दी पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी मतलब टाइम हो चुका है हमारे इस वेबिनार को एंड करने का. So please ask if you have any other doubts, please. जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा. जैसे आपने अपना नाम टाइप कर दिया जय, आपने अपना क्लास टाइप किया, उसके बाद आपका जो है करंट स्टेज पूछेगा कि आप किस क्लास में हैं, और आपको कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपकी अवेयरनेस, उस हिसाब से. जैसे आई एम कंफ्यूज मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप नेक्स्ट करके अपना ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे अपना कैरियर असेसमेंट टेस्ट फ्री जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं. और इस फ्री असेसमेंट टेस्ट में आपसे हम कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, कोई मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा जो आपके बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे, और उस बिहेवियर के थ्रू हम मैप करने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट सुटेबल कैरियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है. ठीक है, जब आप इस टेस्ट को दे देंगे तो आपका एक रिपोर्ट जनरेट होकर आएगा. एक रिपोर्ट का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, जस्ट वेट. जब आप रिपोर्ट देंगे तो 34 पेज, मतलब जो रिपोर्ट टेस्ट के बाद आएगा वो 34 पेज का रिपोर्ट आएगा, जिसमें आपके इंटरेस्टिंग जो पर्सनालिटी है उसके बारे में हम जान रहे होंगे कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट है, कितने इंट्यूटिव है, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है. और उस हिसाब से जो डिफरेंट कैरियर ऑप्शन है, लाइक आपको बिजनेस मैनेजमेंट लेना चाहिए, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म लेना चाहिए, मार्केटिंग में जाना चाहिए, लीगल सर्विसेज में जाना चाहिए, या मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, जो भी आपके हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से बेस्ट कैरियर ऑप्शन होगा उसको हम आपको सजेस्ट करेंगे. इसके बाद जो है आपको डिफरेंट ऑप्शंस पे हमारा जो 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग होगा प्रोसेस में, वो जो काउंसलर होंगे वो आपको आपके जो डाउट्स होंगे उसको और 1-to-1 बताएंगे आपको, और डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में चीज़ें एलोबरेट करेंगे. और फिर उसके बाद जो वेबिनार वाला पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं,
वो चीज़ है जिसका आज आप पार्ट थे। इसके साथ साथ हमारा कैरियर यात्रा का भी पार्ट है, जिसको आप जो है कैरियर यात्रा हम लेटर ऑन कराएंगे, जिसमें बहुत कम्प्रिहेंसिवली हम चीज़ों को डील करेंगे। एक बारी अगर आपको मैं फिर से वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को चाहिए तो बुक नाउ पे नहीं, हाँ स्टार्ट नाउ पे जाके वो क्लिक करके अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप वेबसाइट पे जाइएगा तो हमारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं और ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल करके आपको जो भी प्रोसेस में कंफ्यूजन है या जो भी चीज़ें हैं उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं। ये कैरियर सर्वे फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट के आपसे सर्वे लेना चाहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को डिफरेंट जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में कितनी अवेयरनेस है। इसका मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट आप स्क्रीन करिए, लेट मी ओपन। तो ये वेबिनार में अभी आप लोग इस लिंक को क्लिक कर लीजिए नए टैब पे, और वेबिनार के बाद आप लोग इस फॉर्म को, इस कैरियर सर्वे को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है कितने डिफरेंट कैरियर के बारे में, और उसके साथ साथ जो है 10th 12th के स्टैंडर्ड पे कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, लाइक ISER का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के एडमिशन टेस्ट होते हैं, कई सारे अंडर ग्रेजुएट कॉमन लॉ एप्टीट्यूड जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है। तो आपको इसमें से कितने एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, उसका ये सर्वे है, और इसके बारे में आप प्लीज़ अपना इनपुट हमें प्रोवाइड करिए। हम जानना चाहते हैं कि इंडिया में लोग कितना अवेयर है इन सारी चीज़ को, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको सर्वे को आप लोग भरिएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक जिसको भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट करें। So thank you everyone for joining this. Thank you Mehak for joining us and helping us to inform the student. Thank you so much, sir. I think अब हम इस वेबिनार को एंड करते हैं।